सर्कुलर डायकोरिज्म को हम लोग जिस मशीन से मापते हैं उनका नाम है सर्कुलर डायकोरिज्म स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर। ठीक है, उस मशीन का नाम है सर्कुलर डायकोरिज्म स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारा नाम है, टर्म है, उसको समझने की आवश्यकता भी होती है। स्पेक्ट्रो मतलब हो गया स्पेक्ट्रम, पोलर का मतलब हो गया पोल, और मीटर का मतलब हो गया मापने वाला यंत्र। ठीक है, सर्कुलर वर्ड हमेशा हम लोग बोलते हैं गोल चीज को, किसी कोई भी चीज जो सर्कुलर फॉर्म में है उसको हम लोग, ये हो गया, देखो ये हो गया आपका सर्कुलर। ठीक है, यह जो इंस्ट्रूमेंट है ये करता क्या है, सर्कुलर डायकोरिज्म क्या करता है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अमीनो एसिड्स आर पोलर एंड नॉन पोलर। दोनों ग्रुप में अमीनो एसिड्स बटा हुआ, पोलर में भी और नॉन पोलर में भी। ठीक है, पोलर में भी हम लोग जानते हैं कि पोलर एंड पॉजिटिव चार्ज्ड, सेकेंड होता है पोलर एंड नेगेटिव चार्ज्ड, थर्ड होता है पोलर एंड अनचार्ज्ड, फोर्थ कैटेगरी है पोलर एंड एरोमेटिक। इस तरह से इस ग्रुप में बटा रहता है पोलर भी। पोलर एंड पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल अगर हम लोग देखें, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन है। पोलर एंड चार्ज का देखें तो एस्पार्टेट, ग्लूटामेट है। पोलर एंड अनचार्ज में देखें बहुत सारे हैं, सेरीन है, थ्रियोनिन है, फिर सिस्टाइन है, एक्सेट्रा। और अगर पोलर एरोमेटिक में देखें फिनाइललानीन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ये सारे इस तरह के अमीनो इसमें सभी होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि अमीनो एसिड्स शो ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म। ठीक है ना, इसको डाई स्टीरियो आइसोमेराइजेशन भी कहते हैं हम लोग। इस कारण से क्या होता है, किसी भी अमीनो एसिड का दो फॉर्म होता है। पहला अगर हम बोलते हैं एल अमीनो एसिड, तो दूसरा होता है डी अमीनो एसिड्स। ये एल जहां पर लेफ्टवर्ड रोटेशन, ठीक है, एल जो है जहां पर रोटेशन का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड बताता है, इस पॉइंट से करें तो ये लेफ्ट की तरफ ऐसे रोटेट करेगा। वहीं पर डी अमीनो एसिड्स राइटवर्ड रोटेशन करता है, ये लेफ्ट टू राइट हो गया, इस तरह का रोटेशन करता है ये। तो अमीनो एसिड का ये जो फॉर्म है, एल फॉर्म एंड डी फॉर्म, इसमें बायोलॉजिकली एल फॉर्म जो होते हैं, एल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ये डिफरेंशियली परमिएबल सेलेक्टिव होता है। अर्थात सेल के मेम्ब्रेन में या फिर के दरमियान में जो एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम लोग अमीनोसाइल ट्रांसफरेज कहते हैं, ये सभी एल अमीनो एसिड्स को ही समझता है, पहचानता है। क्योंकि उसका जो एक्टिव साइट होता है, उसका जो सॉकेट होता है, उसमें एल कॉन्फ़िगरेशन ही फिट बैठेगा, डी उसमें फिट नहीं बैठता है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में एल अमीनो एसिड्स को डी अमीनो एसिड्स में चेंज
किया जा सकता है। यह बेसिक हमारे लिए एक आइडिया हुआ। इस तरह से जो रोटेशन है वो लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड रोटेशन जो है वो उसके कारण इसमें रोटेशन डेवलप करता है। इस घटना को जब ये लेफ्टवर्ड राइटवर्ड रोटेट करता है, इसको लोग कहते हैं ऑप्टिकल रोटेटरी। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल रोटेटरी, ठीक है, या ऑप्टिकल रोटेशन भी कहते हैं इसको। और जब इसी को हम लोग मशीन के थ्रू यूज में अगर इस रोटेशन को काउंट करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, उसका पल्स लेने का कोशिश करें, तो उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल रोटेटरी dispersion. That is called optical rotatory dispersion. शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ORD, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। इस टेक्नोलॉजी में इसी ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन को मशीन पर काउंट करके, मशीन पर ऑब्जर्व लेकर हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हैं, किसी प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स हैं, उनका क्या स्टेटस है फिजिकल केमिकल। तो जब इस पॉइंट पर आए और हम लोग को अगर इस चीज को डिफाइन करना रहे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि द एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसका एब्जॉर्प्शन? तो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। एंड राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलता है? राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्कुलर लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। क्यों ये लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स का दो तरह का ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स हो सकता है, एक एल अमाइनो एसिड्स का फॉर्म और एक डी अमाइनो एसिड्स का फॉर्म। तो जो एल फॉर्म होगा वो लेफ्ट हैंडेड रोटेशन शो करेगा, और जो जो डी फॉर्म है वो राइट हैंडेड शो करेगा। तो हम लोग उसका जो है इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ left-handed circular depolarized light and right-handed circular depolarized hat, have क्या कहता है? Have different rotation that depends on one or more chiral chromophores। ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन में लगभग पूरी तरह से सारी बातें यहां लिखी हुई है। अब देखो मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, आप आसानी से समझेंगे। हमें हमारा जो मशीन है जिसका नाम क्या है? सर्कुलर डिकोरिज्म स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर, ये हमारा नाम मशीन का। ये मशीन क्या करता है? वो कहते हैं ये मशीन एब्जॉर्ब करता है। किस चीज को एब्जॉर्ब करता है? तो पोलराइज्ड लाइट को। किस लाइट को? पोलराइज्ड लाइट को। देखिए दोनों जगह पोलराइज्ड लाइट है। कैसा पोलराइज्ड लाइट? तो पहला कहता है कि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, दूसरा कहता है राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। और दोनों जो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है उनका रोटेशन कैसा होता है? अलग अलग होता है। और ये अलग अलग क्यों होता है? किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है उनमें पाया जाने वाला एक या एक से ज्यादा कायरल क्रोमोफोर्स। कायरल मतलब हो गया कायरल कार्बन, और क्रोमोफोर्स मतलब जो स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करने वाला है, कलरफुल, ऐसे हम लोग कहते हैं कलरफुल स्पेक्ट्रम। अब यहां जो लिखा गया कि कायरल का, अब जैसे मैं बड़ा एक सिंपल सा आप लोगों को कुछ छोटे एग्जांपल्स
पुट अप करता हूं। अगर हम लोग एलेनिन का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो अगर एलेनिन का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखता है। बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया, देखो, अमीनो ग्रुप चार्ज, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, यहाँ CH3 है क्योंकि हम पहले बोल दिए कि एलेनिन बना रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, 4 अलग अलग ग्रुप है। इधर अमीनो ग्रुप है, तो अपोजिट कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, उसके अपोजिट में देख रहे हैं कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो फिर हम लोग अलग से देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है। ये चारों ग्रुप क्या है, 4 अलग अलग प्रकार के ये ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि एलेनिन है इसलिए इसमें मिथाइल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका 4 अलग अलग तरह। तो ये एक कायरल कार्बन है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कितना कायरल कार्बन है, हम लोग कहेंगे कि इसमें कायरल कार्बन है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन इसमें नहीं है। चलिए बढ़िया, एक ही एग्जाम्पल है जिसमें कि सिर्फ एक कायरल कार्बन है। अब दोस्तों हम लोग एक दूसरे अमाइनो एसिड को देखते हैं, ठीक है। और इस अमाइनो एसिड में आप देखें, मैं था अभी COH यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है ना, COO ग्रुप यहाँ। अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर। थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब लोग गौर करना, और आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे, आपको लगेगा अच्छा एक से ज्यादा तो है यहाँ पर। ओके, अब देखो हमारे पास एक अल्फा एक जो है ये क्या कह रहे हैं हम लोग, कायरल कार्बन यहाँ पर है। क्यों कायरल कार्बन यहाँ पर है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो ग्रुप्स हैं, इधर अमीनो ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन ग्रुप है, और इधर तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है, इधर तो इतना बड़ा ग्रुप है। ये चारों ग्रुप क्या है, ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं। किसके लिए, इस सेंट्रल कायरल कार्बन के लिए। एक कायरल कार्बन यहाँ हो गया। अब देखो इस अल्कोहल ग्रुप के लिए ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि हम लोग अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप से के बाद पाया जाने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अब जरा आप इस अल्फा कार्बन को गौर से देखिए सब लोग, क्या आपको लगता है कि ये कायरल है, हम लोग कहेंगे बिल्कुल है सर, क्योंकि देखिए सर एक साइड इसका मिथाइल ग्रुप है, एक साइड इसमें अल्कोहल ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन ग्रुप है सर, और एक साइड इतना बड़ा ग्रुप है ना। इस अल्फा कार्बन के लिए आपको क्या मिल रहा है, 4 अलग अलग ग्रुप मिल रहा है। एक ये ग्रुप मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक OH, और एक ये पूरा पूरा एंटायर ग्रुप। अब आप कहें मुझे कि जो थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन, उस थ्रियोनिन में कितने कायरल कार्बन है, हम लोग कहेंगे इसमें जो है कायरल कार्बन 2 है ना। कायरल कार्बन इसमें कितना है, 2 है। तो अगर कायरल कार्बन 2 है, इसमें टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं, तो 2 के पावर 2, दैट इज 4 टाइप के इसमें ऑप्टिकल फॉर्म्स हमको मिल सकता है। इसी बोला, यहां पर बोला कि डिपेंड्स ऑन 1 और मोर कायरल क्रोमोफोर्स। एक भी कायरल कार्बन हो सकता है और एक से ज्यादा भी कायरल कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक बेसिक चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि सर्कुलर डिकोरिज्म स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर में क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि इसमें होता है एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर या राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट को, और वो डिफरेंट रोटेशन शो करता है, और वो डिफरेंट रोटेशन किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वन और मोर कायरल कार्बन क्रोमोफोर्स। तो अभी हमने आपको दिखाया एक और एक से ज्यादा पाया जाने वाला कायरल कार्बन। बढ़िया, अब हम लोग बेसिक्स एकदम पहले, हमेशा किसी में सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है।
कि क्या हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि यार इसमें ये होता क्या है ना? जब इस तरह के चीजों को हम लोग कह रहे हैं तो हमारी समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब एक टर्म आ रहा है पोलराइज्ड लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइज्ड लाइट? पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या हो गया कि यदि हम लोग लेफ्ट और राइट वार्ड रोटेशन देख रहे हैं, है ना, इसका मतलब हो गया कि हम हमारे पास दो तरह के पोलराइज्ड लाइट होंगे, एक लेफ्ट लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट एक हो गया, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, राइट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। हमारे पास दो तरह के पोलराइज्ड लाइट होंगे, और जब हम किसी मॉलिक्यूल को अमाइनो एसिड को इससे इंटरेक्ट कराएंगे, या अलग अलग रोटेशन शो करेगा, ठीक है, या अलग अलग रोटेशन शो करेगा। इसी का एक जो है अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग भी गौर से देखिएगा कि कैसे किसी मशीन के काम करने का क्या तरीका होता है, वो आप अभी देखेंगे। ठीक है, एक ये हो गया डायरेक्शन। और फिर ये हो गया। ठीक है, डायग्राम बन गया। और ये हो गया। ठीक है, इसका पाथवे बना रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग देखिएगा इसका पाथवे कैसे बनता है। ठीक है, और ये सब डायग्राम को थोड़ा सा एक बार ही समझना होता है, फिर तो कोई झंझट होता नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये इसका ठीक है, प्लेन ऑफ रोटेशन। तो आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें जो रेड लाइट है, वो रेड रेड लाइट क्या है, बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड राइज्ड लाइट। ये जो रेड बीम देख रहे हैं ये पोलराइज्ड लाइट का बीम है। ओके, ये जो आप यहाँ पर डैश डैश करके देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेटेड। क्या रोटेटेड है, इलेक्ट्रिक वेक्टर। वेक्टर बोला गया क्योंकि डायरेक्शन पर है। ठीक है, ये जो रेड टाइप का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रैप है दिया हुआ, एक्चुअली ये है कायरल सैंपल। आप देंगे ना किसी अमाइनो एसिड को तो कहाँ रखेंगे, आप इसको इसी जगह पर पुटअप करेंगे, मशीन में ये जगह होता है, यहाँ पर आप इसको पुटअप करते हैं। ओके, और जब वो उससे पास करके आगे बढ़ता है तो ये जो तीर का निशान देख रहे हैं जो बाय डायरेक्शनल एरो है, ये अपने प्लेन से क्या करता है, डेविएट करता है। और जब ये डेविएट करेगा, ठीक है, ये शो करेगा कि ये कितना रोटेशन शो करता है। चूंकि हम लोग जिसका एग्जांपल देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ओ आर डी एल इनैंशियोमर रोटेट द प्लेन टू लेफ्ट।
ये लेफ्ट रोटेट का दिखाया जा रहा है। यहीं पर अगर ये राइट का होगा तो ये जो तीर का बाय डायरेक्शनल है ये इस डायरेक्शन से आना शुरू हो जाएगा। अगर ये एल इनैंशियोमर्म होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। ये जो ब्राउन दिख रहा है ना वैसा डायरेक्शन हो जाएगा, ग्रीन वाला डायरेक्शन नहीं रहेगा। आगे हम लोग आते हैं अगले इस पर पॉइंट पर। अब आप देखें कि ये जो अब मशीन है, मशीन का ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। और इस मिडिल पॉइंट से एक एंगल डेवलप करके बताता है हमको कि कितना रोटेशन हुआ है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सीधा हो जाना चाहिए, हाँ। ये है एंगल और ये इसका बता रहा है कि कितना डेविएशन इसमें है। और ये जो बीच का एंगल है, ये एंगल जिसे हम लोग किसी से इंडिकेट कर रहे हैं, थीटा से, ठीक है, थीटा से। ओके, यहाँ पर ये जो है, जैसे कि ये कायरल सैंपल है, सबके बारे में बता रहे हैं, ये रोटेटर अब ये जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और दूसरा जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेटेड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओरिजिनली इसको क्या था, है ना, और इसमें कितना थीटा एंगल में रोटेशन हुआ है। ये जो थीटा वैल्यू है, यही थीटा वैल्यू हमको मशीन पर, अब तो सर्कुलर डेकोरिज्म का मशीन आता है, ठीक है, आप उस मशीन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस मशीन में तो अभी आप सैंपल डालेंगे, ये आपको सब कुछ दिखा देगा डेटा, क्योंकि आज के दौर में हमें इतना सारा चीज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब किसी सैंपल को हम यहाँ पर डालेंगे और उससे बीम पोलराइज्ड लाइट पास कराएंगे, तो एक रोटर सेंसर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेट इलेक्ट्रिक वेक्टर। इस सेंसर आने के बाद जो है, ओरिजिनल प्लेन से कितना इसमें फ्लक्चुएशन हुआ है वह थीटा एंगल से काउंट होता है, और यह थीटा एंगल हमें उस अमाइनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ये हो गया एल एनहांसियोमर के लिए। और अगर सपोज करो कि यहाँ पर हमें एल नहीं डी एनहांसियोमर चाहिए, तो यहाँ इसको काट देते हैं, यहाँ पर डी लिख देते हैं। अगर डी एनहांसियोमर चाहिए तो हम इस रोटर को, जो यहाँ पर जो ग्रीन वाला था, उसको पलट देंगे, वो रोटर हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा? डी एनहांसियोमर, मतलब जो राइट साइड मूव करता है, उसके लिए हो जाएगा। इस प्रकार से जो फंडामेंटल्स है सर्कुलर डिकोरिज्म का, वो ये है। तो ये जो है, अभी आपने जो काम करने का इसका तरीका होता है सर्कुलर डिकोरिज्म का, आपने वह इसको देखा। जब भी हम लोग किसी बीम को एक प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं थ्रू सैंपल, जो अमीनो एसिड या प्रोटीन हम दे रहे हैं, तो ओरिजिनल प्लेन से कितना डिफ्लेक्शन होता है वह थीटा एंगल से हम लोग रोटेट करते हैं, और ये थीटा एंगल उसके लेफ्ट वार्ड या राइट वार्ड रोटेशन को हमारे बीच में, और उस बेसिस पर हम तय करते हैं कि क्या हालात है प्रोटीन के, कैसे फीचर है, ठीक है। तो अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला चीज इसमें हमें ये देखना है अमाइनो एसिड का जो एल और डी फॉर्म है, उस बेसिस पर ये काम करता है। अब हम लोग कह रहे हैं क्या कि अगर हम लोग सपोज करो, व्हाट हैपन व्हेन a mixture of DL residues in
50-50 ratio is placed in circular dichroism spectropolarimeter, क्या होगा? यदि हम 50-50 डाल देंगे तो रोटेशन नहीं होगा. नो रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड. एक्चुअली मतलब हो गया नो थीटा एंगल. कोई थीटा एंगल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होने पर रिफ्लेक्शन हमें इक्वली हो जाएगा और इक्वल होने पर वो जीरो दिखता है ना. अगर +10 और -10 डिग्री, वो जीरो पर ही उसका दिखता है और इस प्रकार से उसका कोई वैल्यू नहीं होगा. इसलिए हम जब भी देखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मिक्सचर में, और इसीलिए क्या है बायोलॉजिकल साइंस में जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें कितने परसेंट डी और कितने परसेंट, तो 99% से भी ज्यादा जो होते हैं वो एल फॉर्म होते हैं और 1% से कम होता है डी फॉर्म. इसलिए आराम से हम यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशंस को ले सकते हैं. अब कुछ स्पेक्ट्रम की चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार के स्पेक्ट्रम जनरेट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखना चाह रहे हैं एक्चुअली हमारा यूज क्या है ना. यूजेस ऑफ सर्कुलर डिकोरिज्म स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर, क्या हमारे लिए उसका यूज है? सबसे पहला जो यूज है कि प्रोटीन प्रॉपरली फोल्डेड और नॉट, टू डिटरमाइन दैट proteins are properly folded or not folded. सबसे पहले तो ये तय करेंगे कि प्रोटीन का प्रॉपर फोल्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको हम लोग तय करते हैं. ठीक है. दूसरा क्या है? टू एस्टिमेट. क्या एस्टिमेट करते हैं? द फ्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन्स फोल्डेड. अगर प्रोटीन फोल्ड है तो कितना परसेंट प्रोटीन फोल्ड है, कितना फ्रैक्शन, मतलब क्या हो गया कि टोटल का कितना परसेंट फोल्डेड है, कितना परसेंट नहीं है. ठीक है. टू मॉनिटर, हम लोग इसके मदद से क्या कर सकते हैं? मॉनिटर कर सकते हैं. टू मॉनिटर, किसको मॉनिटर कर सकते हैं? टू मॉनिटर ट्रांजिशन बिटवीन फोल्डेड एंड अनफोल्डेड प्रोटीन्स. आप समझें कि अगर एक फोल्डेड प्रोटीन है या एक अनफोल्डेड प्रोटीन है, वो आपस में बदलते रहते हैं, है ना. वो आपस में क्या करते हैं? बदलते रहते हैं. ये एक अनफोल्डेड प्रोटीन है और अभी क्या हो गया, ये फोल्ड हो गया. ओके. ये काम इस डायरेक्शन में भी होता है और इस डायरेक्शन में भी होता है. तो हम सर्कुलर डिकोरिज्म मेथड से मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना परसेंट चेंज हुआ है. और हम लोग टू एसेस, ठीक है, टू एसेस द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स. ठीक है. हम लोग कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है उसको एसेस कर सकते हैं. और पांचवा, टू मॉनिटर, किसको मॉनिटर कर सकते हैं? डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशंस. प्रोटीन के कॉन्फॉर्मेशंस पर डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कैसे होता है? टू मॉनिटर डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स? टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी, नमकीन कितना है, कोई को फैक्टर है,
तो उसको डालने से कितना प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड खुल गया, डीनेचर्ड हो गया, इन सबको हम एस्टिमेट करते हैं सर्कुलर डिकोरिज्म में। देखो आपके मन में होगा कि सर्कुलर डिकोरिज्म से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो फंक्शन है ना जी, उस फंक्शन को तो आप पकड़ के रखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं उसके फंक्शंस होते हैं कि हम सर्कुलर डिकोरिज्म से क्या कर सकते हैं। पता कर सकते हैं कि प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड हुआ है या नहीं। हम पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट प्रोटीन जो है वो फोल्डेड और कितना परसेंट प्रोटीन जो है अनफोल्डेड है। हम पता कर सकते हैं कि कैसे प्रोटीन फोल्ड से अनफोल्ड हो गया या फोल्ड से, मतलब दोनों वाइस वर्सा। हम इससे देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन में कितना पाया जा रहा है। हम इससे मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर दिया गया है या पीएच या सैलिनिटी या कोई फैक्टर, तो कितना डीनेचुरेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस चीज पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। अगर ये आप नहीं पकड़ेंगे तो फिर आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये क्यों ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लोग कुछ डायग्राम्स को देखने जा रहे हैं, कुछ ग्राफ को देखने जा रहे हैं, कुछ ग्राफ ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत झोल नहीं है, लेकिन उससे पहले जो फंक्शंस के ही कुछ स्पेसिफिसिटी हैं उसको हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम लोग चीजों को कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सर्कुलर डिकोरिज्म ऑफ बायो सर्कुलर डिकोरिज्म ऑफ अ synthetic homopolymer of poly L type लाइसिन। लोग क्या करते हैं कि ये स्टडी करने के लिए अपने सुविधा अनुसार पॉलीमर्स बनाते हैं। तो होमोपॉलीमर मतलब क्या हो गया? तो हम लोग कहते हैं कि होमोपॉलीमर मतलब हो गया एक ही तरह के अमाइनो एसिड से बना हुआ बड़ा सा मॉलिक्यूल। तो वो एक अमाइनो एसिड कौन सा है? हम लोग कहते हैं कि वो जो है वो एल टाइप लाइसिन है। लाइसिन को ही हम लोग सिर्फ लाइसिन 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 जो। अब यहां देखिए केस 1, सबसे पहला केस, एट न्यूट्रल पीएच। किस पैरामीटर को ले रहे हैं? पीएच को ले रहे हैं। एट न्यूट्रल पीएच। अगर पीएच न्यूट्रल हो तो क्या होगा? तो हम लोग इट adopts a random while स्ट्रक्चर। अगर न्यूट्रल पीएच पर रखोगे इस पॉलीमर को, ये रैंडम क्वाइल स्ट्रक्चर हम दिखेगा। रैंडम क्वाइल मतलब क्या है कि किसी भी जगह पर ये क्वाइल आपको होता हुआ दिखेगा स्ट्रक्चर। रैंडम क्वाइल केस 2। देखो सिर्फ पीएच बदलने से कितना फर्क पड़ता है सर्कुलर डिकोरिज्म के असर पर। एट एसिडिक पीएच, अब एसिडिक पीएच पर डाल दोगे तो सारा जो बेसिक अमाइनो एसिड्स है वो सारा ओपन हो जाएगा। इट अडॉप्ट्स अ रैंडम क्वाइल स्ट्रक्चर। अभी भी ये रैंडम क्वाइल स्ट्रक्चर लिए हुए। केस 3, केस 3 में क्या बोला? एट बेसिक पीएच। अगर बेसिक पीएच पर करेंगे, इट अडॉप्ट्स अल्फा हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन। अल्फा हेलिकल दिखना शुरू हो जाएगा। इन केस 3, केस 4 में क्या हो जाएगा? एट बेसिक पीएच एंड जेंटल हीटिंग, थोड़ा सा गर्म भी करना शुरू कर दिए, थोड़ा टेम्परेचर भी डाल दिए, क्या होगा? इट अडॉप्ट्स बीटा शीट। वो भी कौन सा? एंटी पैरेलल कॉन्फॉर्मेशन। आप बस गौर करें कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक्स से मतलब ये सर्कुलर डिकोरिज्म स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर की मदद से कितना आसानी से हम पीएच बदलते जाएंगे और हमको उस प्रोटीन का किस पीएच पर कैसा स्ट्रक्चर होगा वो समझ में आएगा। न्यूट्रल पीएच एसिडिक पीएच पर एक तरह का दिखेगा रैंडम क्वाइल। रैंडम क्वाइल का मतलब क्या हो गया?
कि वो रैंडमली कहीं कहीं अपना कहीं कहीं पर क्वाइल कर रहा है, मतलब उसका फिक्स पैटर्न नहीं दोनों पर। अगर हम इसको बोले कि ये एसिडिक पीएच बेसिक पीएच है, तो बेसिक पीएच पर कैसा होगा, तो बेसिक पीएच पर ये अल्फा हेल्कल दिखना शुरू हो जाएगा, ये अल्फा हेल्कल दिखना शुरू हो गया है ना, ये अल्फा हेल्कल फॉर्म में आना शुरू हो गया है। अगर हम लोग अगर हम लोग करें कि भाई बेसिक पीएच और जेंटल हीटिंग है, तो फिर ये एंटी पैरेलल बीटा शीट जो है उसका कॉन्फर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगा। और एंटी पैरेलल बीटा शीट का कॉन्फर्मेशन कैसा दिखेगा, ऐसे, अरे मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूं, चलो मैं सिंपली दिखाता हूं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट, तो बेसिक इस तरह का स्ट्रक्चर, इसका पैटर्न दिखेगा। तो आप देखें कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से, सर्कुलर डिक्रोलिज्म स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर की मदद से हम कैसे अलग अलग पीएच, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग कोफैक्टर्स, अलग अलग सिस्टम पर किस प्रकार से हम लोग इसके अलग अलग वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब